हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। थंबनेल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। जी हाँ, आपका प्री बोर्ड का एग्जाम या तो हो चुका है, फर्स्ट आपका प्री बोर्ड 1, कुछ स्कूल प्री बोर्ड 2 प्री बोर्ड करा रहे हैं और प्री बोर्ड 2 आपके आने वाले हैं, या फिर कुछ स्टूडेंट के प्री बोर्ड अभी नहीं हुए हैं, अब स्टार्ट होने वाले हैं। जनवरी में सबके प्री बोर्ड हो जाएंगे, है ना। जनवरी चल रही है, प्री बोर्ड शुरू होने वाले हैं आप लोगों के। अब वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है कि हमने पूरे साल तो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी और अब प्री बोर्ड में उनको डर लग रहा है, क्योंकि प्री बोर्ड से ही डिसाइड होगा कि उनके बोर्ड में कैसे नंबर आने वाले हैं। एक्चुअली प्री बोर्ड उनको आईना दिखाएगा कि उनकी कितनी तैयारी हुई है। अब कुछ बच्चे क्या है जो नीट और जेई की तैयारी नहीं कर रहे, भाई उनको नीट नहीं देना है ना, उनको जेई भी नहीं देना है। जो जेई और नीट की कर रहे हैं उनका तो सिलेबस डन है, वो रिवाइज कर चुके हैं, बहुत अच्छी उनकी तैयारी चल रही है। उनके लिए तो हम टाइम टू टाइम वीडियो बनाते ही रहते हैं, जो आपके 95% वाले बच्चे हैं जिनको 95% से अबव मार्क्स चाहिए केमिस्ट्री में। लेकिन कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी तो है ना जिनको नीट नहीं देना है, जेई नहीं देना है, 12th उनको साइंस से करनी है, किसी को एनडीए में जाना है, किसी को आप पायलट बनना है। मतलब मेन कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री उनका मेन सब्जेक्ट नहीं होने वाला ग्रेजुएशन में, उनको केमिस्ट्री में पासिंग मार्क्स चाहिए। तो उनका ये मानना है कि हम केमिस्ट्री में इतनी मेहनत क्यों करें, भाई हमने जो एनडीए वाले हैं उन्होंने तो मैथ्स में पूरा साल अपना बहुत अच्छे से दिया, फिजिक्स में बहुत अच्छे से दिया, है ना, तो केमिस्ट्री पर वो फोकस नहीं कर पाए। अब उनको क्या करना है, उनको केमिस्ट्री में पासिंग मार्क्स चाहिए। ठीक है, हमें 60% मार्क्स चाहिए मैम, हमें 60% से ज़्यादा नहीं चाहिए, लेकिन 60% लाने के लिए हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब ये तो टाइम नहीं बचा है कि हम पूरी बुक कर लें, पूरी एनसीईआरटी कर लें। वो तो भाई जो बच्चे नीट और जेई कर रहे हैं, जिनको केमिस्ट्री को आगे लेकर जाना है, या फिर जो बच्चे ग्रेजुएशन में केमिस्ट्री करना चाहते हैं वो करेंगे। लेकिन जिन बच्चों को छोड़ देनी है अभी केमिस्ट्री, वो कैसे अपने इस प्री बोर्ड के जो फियर है उसको कम करें, या जो बोर्ड के एग्जाम है उसके उसमें अच्छे मार्क्स, या आप कह लो कि पासिंग मार्क्स लेकर आए, 60% ले आए। ठीक है, आज हम उन्हीं के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। हम उन्हीं क्वेश्चंस की बात करेंगे, उन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे, जो टॉपिक बहुत अच्छे से अगर हम करके जाएं तो हम केमिस्ट्री में थोड़े से ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक नंबर ले आएंगे, हम पास हो जाएंगे, 60% अबव मार्क्स हमारे आ जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं उनको, उन टॉपिक्स को। देखिए चैप्टर आपको पता ही है सबको कि 10 चैप्टर, इतना तो आपको पता चली गया होगा, आप तो बुक खोल ही ली होगी, है ना। केमिस्ट्री को आगे लेके जाना है या नहीं लेके जाना, लेकिन भाई 12th तो करनी है, 12वीं तो पास करनी है ना, तो आपको इतना पता है कि 10 चैप्टर हैं। ठीक है, जिनमें से 3 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, 3 चैप्टर्स किसके हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके 2 चैप्टर हैं, राइट, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आपके 5 चैप्टर हैं। टोटल मिलाकर आपके 10 चैप्टर सिलेबस में हैं, जिनमें से पहला चैप्टर हमारा सॉल्यूशन है, जिसकी हम बात करेंगे। सॉल्यूशन पहला चैप्टर है जो कि फिजिकल केमिस्ट्री में से आता है। तो सॉल्यूशन एक लंबा चैप्टर है, जब पहली बार आप खोल रहे हो तो सबसे पहले सॉल्यूशन ही खोल रहे हो, कॉपी जब खोल रहे हो देख रहे हो इतना बड़ा चैप्टर है कि नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, इतनी सारी चीजें हैं उसमें। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने ये तो पढ़ा है ना कि सॉल्यूशन क्या होता है, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन 11th में एक बार पढ़ लिया था, चलो 11th में भी सीरियस नहीं थे, यहाँ पे पढ़ लेंगे। एक टेबल दे रखी है आपकी एनसीईआरटी में, टेबल 1.1, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने वन शॉट भी बनाई हुई है, मैंने डिटेल में भी इस चैप्टर को आपको पढ़ाया हुआ है आरएम सीरीज में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप सीधा एनसीईआरटी उठाइए। एनसीईआरटी में जो टेबल 1.1 है बेटा, उसको याद कर लीजिए, क्या सॉल्वेंट है, क्या सॉल्यूट है, क्या है टाइप ऑफ सॉल्यूशन, और उसका एग्जाम्पल पूरी टेबल में दिया हुआ है। वहां से 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, है ना। तो आपने पहले तो ये कर देना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करके जाएंगे। उसके बाद सबसे लास्ट टॉपिक पर आ जाइए इस चैप्टर के, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली बात क्या होती है आपको समझना है ये, है ना। किस चीज पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं। कितनी होती हैं, 4 होती हैं, और उनके नाम RLVP, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आप पढ़ेंगे। मैंने आपका सब कुछ हटवा दिया, ये जो टॉपिक मिक्सचर आपने छोड़ दिया, राउट्स छोड़ दिया, हेनरी छोड़ दिया, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन छोड़ दिया, ये बीच का सारा पोर्शन हमने हटा दिया, वेपर प्रेशर छोड़ दिया, ये बीच का सारा पोर्शन हमने हटा दिया, लेकिन सिर्फ एक पोर्शन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी,
ये आपको करके जाना है। इसको आप, इसमें आप अपना 100% दोगे। न्यूमेरिकल बनेगा बेटा, न्यूमेरिकल आएगा, और मैं आपको गारंटी देती हूँ 100% आएगा। आज तक कोई ऐसा पेपर ही नहीं जिसमें इस टॉपिक से न्यूमेरिकल आया ही ना हो। ठीक है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है ये। आप मैथ्स बहुत अच्छे से आती है आपको, फिजिक्स में आपका मन है, लेकिन केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रही, तो यार न्यूमेरिकल कर लोगे ना। तो यहाँ से न्यूमेरिकल बेस्ड हैं ये सारे टॉपिक, वो करके जाने। तो ये चारों आपको प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इनके फॉर्मूले मैंने साथ में लिख दिए हैं, अगर आपके पास कहीं नहीं लिखे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 4 फॉर्मूले देखो, इन 4 फॉर्मूले ना जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, आपकी बुक में या जो आपके टीचर होंगे उन्होंने यहाँ पे ये आई नहीं लगवाया होगा, उन्होंने अलग से आपको ये आई पढ़वाया होगा, वांट ऑफ फैक्टर लास्ट में पढ़ाया होगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ, मैं जब भी ये चैप्टर पढ़ाती हूँ अपने सभी स्टूडेंट को यही कहती हूँ कि आप विद आई इस पूरे फॉर्मूले को याद करो। यार पहले फॉर्मूला याद करोगे फिर आई लगा के दोबारा फॉर्मूला याद करोगे, इससे तो अच्छा कंप्लीट फॉर्मूला एक ही बार में याद करो ना। कंप्लीट फॉर्मूला आप एक बार में याद करेंगे, ये फॉर्मूला याद करेंगे। आई कैसे निकालेंगे? आई क्या होता है? आई इज अ वांट ऑफ फैक्टर। आई क्या है? वांट ऑफ फैक्टर है, जो डिपेंड करता है इस बात पे कि जो सॉल्यूट है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, वो सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। तो हमें आई कैलकुलेट करना होता है और उस आई की वैल्यू को यहाँ पे फिल करना होता है। अब आई के लिए 2 फॉर्मूले फिर से याद करना है। अगर आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला है पानी के अंदर और सॉल्यूशन बनाया, पानी या कोई भी सॉल्वेंट के अंदर और सॉल्यूशन बनाया है, और वो इलेक्ट्रोलाइट टूट रहा है, वहां लिखा हुआ है 100% डिसोसिएशन या फिर वर्ड लिखा है डिसोसिएट हो रहा है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? I इज इक्वल टू 1 + n-1 अल्फा, where अल्फा इज अ डिसोसिएशन कांस्टेंट, सॉरी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है ना। तो आप ये लगाएंगे। अगर वहां पर एसोसिएशन हो रहा है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एसोसिएशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एसोसिएशन, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का फॉर्मूला। ठीक है, ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला है, ये एसोसिएशन का फॉर्मूला है, 2 फॉर्मूले ये। तो 4 और 2 6, ये 6 फॉर्मूले आपको करने हैं। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल की ही प्रैक्टिस करनी है बस। समझ आ गई ये बात भाई? इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की थ्योरी पढ़ोगे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे, और क्वेश्चंस भी कौन से करें वो भी बता रही हूं। एग्जाम्पल 2.66, एग्जाम्पल 2.13, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 10, 11, 12 और 13, ये आपने 8 क्वेश्चंस करने हैं। इनकी प्रैक्टिस कर लो। चैप्टर नंबर 1 खत्म। सॉल्यूशन में से इतना करके जाओगे, सॉल्यूशन में से आपको पक्का मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात करी हमने सॉल्यूशन की। अगर आपको लाने हैं 60% एंड अबव मार्क्स, 60% से ज्यादा नंबर, हम 90% वालों के लिए ये वीडियो नहीं है भाई, मैं बार बार ये बोल रही हूँ। ये उन प्यारे बच्चों के लिए है जो बच्चे केमिस्ट्री में नहीं कर पा रहे हैं, उनको अच्छी नहीं लगती है, उनको लग रहा है कि हम इसमें मेहनत नहीं करना चाहते हैं, ये उनके लिए वीडियो है। और आपको सॉल्यूशन में से ये टॉपिक करके जाने हैं, 101% आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जल्दी से लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट। केमिस्ट्री से आपको क्या करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक है इसके अंदर। और सबसे पहला टॉपिक है हमारा गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, क्या कैथोड होता है, यहाँ पर क्या एनोड होता है, कैसे सेल रिएक्शन को लिखा जाता है, पढ़ना है आपको। गैल्वेनिक सेल नहीं छोड़कर जाएंगे। गैल्वेनिक सेल की जो सेल रिएक्शन है, ई कैथोड माइनस ई, सेल रिएक्शन लिखना सीखेंगे, सॉरी। और वहां पर ई नॉट कैसे निकालते हैं, सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, उसके लिए एक इक्वेशन है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। किसको कैथोड कंसीडर करेंगे, किसको एनोड कंसीडर करेंगे। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये पोर्शन करके जाएंगे, साथ में करके जाएंगे नर्स्ट इक्वेशन, नर्स्ट इक्वेशन करके जाएंगे। इनके न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 3.1 एंड 3.2 करके जाएंगे। बट एग्जाम्पल इसलिए बता रही हूँ, सॉल्व है वहां पे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सॉल्व है वहां पे। फिर भी कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपना प्रॉब्लम मुझे भेजिए, मैं आपको सॉल्व करके भेजूंगी। ठीक है, उसमें आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे। तो नर्स्ट इक्वेशन के एग्जाम्पल 3.1 और 3.2 को देख के जाएंगे। उसके बाद बैटरी, सबको बहुत बोरिंग लगती है, मैम बैटरी नहीं हमसे हो रही। आपने बस क्या करना है, बैटरी 2 तरह की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के नाम याद कर लो, सेकेंडरी के नाम याद कर लो, और यूजेस याद कर लो। अगर आपसे इक्वेशन नहीं होती तो आपने क्या करना है, इनके नेम यूज कर लो,
सॉरी इनके नेम्स लर्न कर लो, कौन सा प्राइमरी में आता है कौन सा सेकेंडरी में आता है, और इनके यूजेस याद कर लो। और अगर आप कर सकते हो रिएक्शंस कर सकते हो तो बेटा वेल एंड गुड कर लें आप, ठीक है। बैटरीज कर लें। एक और टॉपिक करेंगे यहां पर, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच में आपको ग्राफ दे रखा है, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज वीक इलेक्ट्रोलाइट का, और ग्राफ है 2.6। अपनी एनसीईआरटी, अगर आपकी नई वाली एनसीईआरटी है तो ग्राफ 2.6 है, पुराने वाली एनसीईआरटी है तो ग्राफ 3.6 है, राइट। इस ग्राफ को देखकर जाएंगे, करेंगे एग्जाम्पल 3.7 और 3। सिर्फ आपने लॉ पढ़ना है, मतलब उसकी इक्वेशन याद करनी है, साथ में 2 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, 3.7 एंड 3.8। तो टोटल इस चैप्टर में 4 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है। 3.1 करोगे, 3.2 करोगे, 3.7 करोगे, 3.8 करोगे। ई नॉट सेल की ये रिएक्शन याद करनी है, नर्स्ट इक्वेशन याद करनी है, 2 चीजें आपने याद करनी है, ये और एक कोलार्श लॉ की इक्वेशन याद करनी है ना, रिलेशन याद करनी है। साथ में आपने ये ग्राफ देखना है कंडक्टिविटी का, जो बना हुआ है ग्राफ 2.6 एनसीईआरटी में, आपके टीचर ने भी बनवा रखा होगा, वहां से भी कर सकते हो। और साथ में बैटरीज करेंगे। बैटरीज में अगर आप पूरी बैटरीज नहीं कर सकते तो उनके कैटेगरी, प्राइमरी में कौन सी है, सेकेंडरी में कौन सी है, और उनके यूजेस, 2 यूजेस याद कर लो, कहाँ कहाँ पर यूज होती है, ठीक है। तो ये आपको करना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में आपने क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना सीखना। सिंपल एक इक्वेशन दे रखी है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, राइट। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, 2 इसकी बेटा 2 इसके एग्जाम्पल है 4.3 एंड 4.4, वो आप कर लेंगे। 4.3 नहीं है ये पुरानी बुक में 4.3 है, नई बुक में 3.3 एंड 3.4 है ना। तो एग्जाम्पल 3.3 एंड 3.4 की प्रैक्टिस करेंगे। और एक टेबल दे रखी है 3.3, वो भी करनी है। वो टेबल आपको क्या बता रही है, वो टेबल आपको बता रही है कि किस ऑर्डर के लिए क्या यूनिट होती है के की। यूनिट को देखकर आप कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, ये भी हमको पता चलेगा। टेबल 3.3 कर लेंगे आप। अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है, मैम इतना सारा नहीं कर पाएंगे, तो आप इस वाले पोर्शन को स्किप कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर जरूर करके जाना है, ऑर्डर नहीं छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप के वाली, के कैसे निकालते हैं वो रिएक्शन। हाफ लाइफ, फिगर 3.3 इसका एक ग्राफ दे रखा है कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम वाला, वो करेंगे। और एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर करेंगे। जीरो ऑर्डर किस में देखने को मिलती है, ग्राफ के नीचे ही एग्जाम्पल लिखा हुआ है, वो कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में के का वही सेम, के कैसे निकालेंगे, के की इक्वेशन जो इसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, वो करेंगे। हाफ लाइफ की इक्वेशन करेंगे। फिगर 3.4 एंड 3.5, यहां पर 2 ग्राफ दे रखे हैं फर्स्ट ऑर्डर में, वो दोनों ग्राफ, एनसीईआरटी की बात कर रही हूं, एनसीईआरटी में से करना है ये सब कुछ। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या क्या होते हैं, कौन सी रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, उसका भी नीचे एक आपको दे रखा है। जो गैसेस का डिकम्पोजिशन होता है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग होता है, तो इसके एग्जाम्पल कर लेंगे। साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 4.7 एंड 4.8, एग्जाम्पल 4.7 एंड 4.8 ऑफ केमिकल काइनेटिक्स आपको करना है। इसका मतलब 4 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, 3.3, 3.4 एंड ये, सॉरी मैं बार बार ना पुरानी बुक का लिख देती हूँ क्योंकि मेरे पास ना पुरानी बुक ही है, 3.7 एंड 3.8। तो ये 4 आपने न्यूमेरिकल करने हैं, 3 आपने ग्राफ करने हैं, 2 ये और 1 ये, 3 ग्राफ करने हैं, एक टेबल करनी है। ये आपको करके जाना है केमिकल काइनेटिक्स में, इतना कर जाओ। हमने सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स में जितना आपको बताया इतना कर जाओ, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री तो बेटा कवर हो गई। अब देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या क्या करना है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर डी एंड एफ है, तो इसमें से मैं इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ आपको कि आपको क्या क्या करके जानी है। पहली बात कि जो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है, डी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं और एफ को हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, पहली तो आप ये याद करके जाएंगे। दूसरा, 3 सीरीज आपने करनी है, 4 सीरीज होती हैं, 3D 4D 5D एंड 6D। 6D आप छोड़ दो, 3D 4D 5D याद कर लो। नहीं होती मैम याद, हम याद ही नहीं कर सकते, अगर हम याद कर सकते तो हम 60% मार्क्स की बात करते क्या, कोई बात नहीं, आप 3D सीरीज याद करिए।
3D सीरीज आप याद करिए। याद करने की टेक्निक आपको वीडियो में बताई जा चुकी है, सारा चैनल पर कंटेंट पड़ा हुआ है, वहां से वन शॉट भी देख सकते हो। और अगर आपने अपना कोई तरीका बनाया हुआ, कोई निमोनिक बनाया हुआ, उसकी हेल्प से याद कर ले, 3D सीरीज याद कर ले। उसके बाद आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। बेटा ये मत कहना 11th में आपने सीखा हुआ है कॉन्फ़िगरेशन लिखना, कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हो, है ना। आप जैसे मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s2, और ऊपर इससे पहले का तो भाई सारा फुल्ली फिल्ड है ना। 3d5 4s2 तो मुझे पता है डी में 5 है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बनाओ। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट कर लोगे। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए अगर आपको पता, तो आप मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट कर लोगे। मैग्नेटिक मूवमेंट पर एक क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्वेश्चन आता है। कोई एक एलिमेंट दे देगा और आपसे पूछेगा, मान लो ये तो मैंने मैंगनीज लिखा, मैंगनीज +2 दे दे, पूछे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें भी 5 ही होंगे ना, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले निकल गए, 4s खाली हो गया, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेयर n इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। n क्या है यहाँ पर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर मैं 5 रखूंगी, 5 × 5 + 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट मिल जाएगा, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं। इसका एक न्यूमेरिकल दे रखा है, एग्जाम्पल 4.8, वो कर लेंगे आप। उसके बाद मैंने वही बात जो आपसे कही थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं, जिंक, कैडमियम, Hg एंड Cp, कॉपरनेशियम, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। मतलब जो 3D सीरीज है उसका लास्ट एलिमेंट, 4D का लास्ट एलिमेंट, 5D का लास्ट एलिमेंट, 6D का लास्ट एलिमेंट, दीज आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जिंक इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट बट इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद करनी है। और इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल 4.1, एक क्वेश्चन दे रखा है, कर लेंगे, अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन है। अगली चीज आपको क्या देखनी है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और जितनी कम उतनी कम होगी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। इसका मतलब जिंक की सबसे कम होगी। जिंक में D10 होता है, जिंक जो होता है, जिंक 30 जिंक में D10 4s2 फुल्ली फिल्ड है ना भाई, फुल्ली फिल्ड है ना। डी में 10 ही आ सकते थे, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। याद रखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहां पर नहीं होगा वहां डी ट्रांजिशन नहीं होगा, वहां पर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत कम होगी, वो कलर्ड कंपाउंड भी नहीं बनाएंगे। ये सारी चीजें एक एक नंबर के छोटे छोटे से क्वेश्चन है, लर्न करेंगे आप। इंटेक्स 4.2 इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है, इंटेक्स 4.2 आप देख लेंगे। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रिपरेशन की रिएक्शन। KMnO4 में 3 रिएक्शन है, K2Cr2O7 में 2 रिएक्शन है, दोनों में क्रोमेट और डाइक्रोमेट और मैंगनेट और परमैग्नेट, इन चारों आयन का जो स्ट्रक्चर है वो देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, शेप क्या होती है, वो देख लेंगे, एनसीईआरटी में बना हुआ है। साथ में प्रिपरेशन की तो मैंने बात कर दी, इसकी रिएक्शन दे रखी है, रेडॉक्स रिएक्शन। अगर आपको रेडॉक्स का चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, 11th में किया हुआ है, तो इसकी रिएक्शन करके जाओगे, फ्री के नंबर है। अगर नहीं आता तो यू कैन स्किप दिस, अगर रेडॉक्स नहीं आता तो छोड़ सकते हो भाई। अगर रेडॉक्स आता नहीं है तो इसमें टाइम नहीं लगाएं, अब टाइम नहीं है आपके पास। एफ ब्लॉक में से क्या करेंगे, एफ ब्लॉक में से मैं कुछ नहीं आपको करने के लिए दे रही हूँ, सिर्फ कह रही हूँ कि उसमें एक और उसका सॉरी एक अलॉय होता है मिश मेटल, उसका कंपोजिशन पढ़कर जाओगे। क्या होता है मिश मेटल, क्या होता है इसका कंपोजिशन, क्या होते हैं इसके यूजेस, कहाँ यूज होता है, ये पढ़ के जाएंगे। प्लस एफ ब्लॉक का ये याद कर लो, अभी के अभी मेरे साथ याद कर लो, एफ ब्लॉक का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है। बस इतना करना है। एफ में से मैंने आपको कुछ भी नहीं दिया, डी में से ये चीजें करेंगे। तो डी में से आपको क्वेश्चन करना है 1 2 3 क्वेश्चन करने हैं। थ्योरेटिकल पूरा का पूरा चैप्टर है, कुछ ऐसा न्यूमेरिकल कोई फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला याद करना है ना, ये फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूला, यूनिट भी कर लो, यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन यूनिट होती है BM, इतना करना है आपको। ये करेंगे आप डी एंड एफ में। अब हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमें क्या करना है, नॉमेनक्लेचर, IUPAC नेमिंग, ये करके जाना है। बस 101% क्वेश्चन आना है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन ना आए आपके पेपर में। नॉमेनक्लेचर कर जाओ, पूरे मन से कर जाओ, पूरा 100% लगा के कर जाओ। साथ में अगर आपका बहुत मन कर रहा है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आपके पास आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो VBT कर जाओ।
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर जाओ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ो, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 9.5 से 9.0, ये 5 क्वेश्चन ये करके जाने हैं, बस इतना कर लो। कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन में से नॉमेनक्लेचर नहीं छोड़ के जाना, सारी कहानी कर ली, नॉमेनक्लेचर छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं, नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इन दोनों टॉपिक के बिना आपका पेपर बनता ही नहीं है। तो ये दोनों आपके बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 101% आएंगे, नहीं छोड़ना है। चलिए, तो ये हमने इनऑर्गेनिक की बात कर ली और फिजिकल की बात कर ली। अब आता है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 5 चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, देखते हैं क्या क्या करना है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हाँ जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, मतलब केमिस्ट्री का 6th चैप्टर ये हमारा, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बिलोंग करता है। और इसमें आपको करना क्या है कि SN1 और SN2 रिएक्शन क्या होती है ये पढ़ लेना है, और पढ़ लेना है कि हम कैसे डिसाइड करेंगे कि किसमें SN1 ज़्यादा अच्छे से होगी और किसमें SN2, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। इस पर 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, एग्जाम्पल 6.6 एंड एग्जाम्पल 6.7, ये दोनों करेंगे आप, राइट। बॉइलिंग पॉइंट देख लेंगे, देख भी अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन इतनी बड़ी चीज़ है नहीं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, है ना। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ब्रांचिंग होगी तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। ये 2 छोटी छोटी चीज़ें, लेकिन अगर टाइम नहीं तो छोड़ दो, पर मेरा आपको सजेशन है कि कर लो। उसके बाद ये रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन शो करते हैं एल्काइल हैलाइड्स, ये इलेक्ट्रोफिलिक ये जो रिएक्शन शो करते हैं दीज आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। उनमें से आपको कौन कौन सी रिएक्शन मेनली याद करनी है? AgCN, KCN, NaNO2, AgNO2, एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH, ये याद कर लें। बस इतनी रिएक्शंस आपको याद करनी है। साथ में 2 नेम रिएक्शन करेंगे, फिंकलस्टीन एंड स्वार्ट्स। वुड्स रिएक्शन आपको आती है यार, 10th में भी करी है, उसमें 11th में भी करी है, उसको मैं नाम नहीं लिख रही, है ना, मुझे पता है आपको आती है, वुड्स तो कर ही लोगे। फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स 2 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। 2 क्वेश्चन कौन कौन से? पहला है कि क्लोरोफॉर्म को कलर्ड बॉटल में क्यों स्टोर किया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और RMGX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कैसे प्रिपेयर करते हैं, और एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करते हैं। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर मिल जाएगा, अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को वाटर मिल जाएगा तो ये क्या बना देगा? ये एल्केन बना देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। कन्वर्जन में आ सकता है बेटा, कहीं भी आपका क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, तो आप ये चीजें करके जाएंगे हेलो एल्केन के अंदर, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स एक बड़ा चैप्टर है ऑर्गेनिक का, लेकिन इतना पोर्शन आप कर ले तो इनफ है। चलिए, अब नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसमें आपको क्या करना है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल कर लो। अल्कोहल का डिहाइड्रेशन अलग अलग टेम्परेचर पर क्या क्या बनेगा, एक में ईथर बनेगा बेटा, एक में आपका हाइड्रोजन सल्फेट वो एल्कीन बनेगी। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इंपॉर्टेंट है, करना है आपको। अल्कोहल को हम हीट करते हैं कॉपर और 573 केल्विन पर। 1 डिग्री क्या बनाएगा, 2 डिग्री क्या बनाएगा और 3 डिग्री क्या बनाएगा, ये तीनों रिएक्शन आपको करनी है, एनसीईआरटी में गिवन है। फिर सीधा फिनॉल पे आ जाओ। फिनॉल की जो मेन रिएक्शन है कि फिनॉल क्या करता है, Br2 को अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में लेते हैं तो क्या बनता है फिनॉल की रिएक्शन, मतलब फिनॉल का ब्रोमिनेशन अगर कराएं इन प्रेजेंस ऑफ CH2, और अगर फिनॉल की रिएक्शन हम एक्वस Br2 यानी कि ब्रोमीन वाटर के साथ कराएं तो क्या बनेगा। ये 2 रिएक्शन है, ये दोनों रिएक्शन करनी है। एक नेम रिएक्शन करेंगे यहाँ पर, रीमन टीमन रिएक्शन। तो रीमन टीमन रिएक्शन आपको करनी है, सैलिसल्डिहाइड यहाँ पर बनेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको करेंगे। साथ में करेंगे विलियमसन सिंथेसिस, मतलब ईथर। फिनॉल में 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं, अल्कोहल में 2 चीजें आपको बताई, अल्कोहल 2 चीजें आपको बताई हैं, फिनॉल में 2 चीजें क्या बताई हैं? फिनॉल का ब्रोमिनेशन अलग अलग कंडीशन में, एक रीमन टीमन रिएक्शन बताइए, ये करनी है आपको। अल्कोहल में 2 चीजें करनी है, डिहाइड्रेशन करना है, कॉपर के साथ हीट करना है। और ईथर में क्या करना है? ईथर में विलियमसन सिंथेसिस जो इसकी फॉर्मेशन की रिएक्शन है वो करोगे, साथ में ईथर की HI के साथ रिएक्शन करोगे और एग्जाम्पल करोगे 11.7, ये कर लो। बस इतना कर जाएं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर के अंदर, क्योंकि ये यहाँ तो इतना काम चल जाएगा, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन को नहीं छोड़ सकते। चैप्टर लेंदी है और उसमें से बहुत कुछ आता है, तो वहां पर देखते हैं कि क्या क्या करेंगे हम।
नेक्स्ट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर तीन तीन फंक्शनल ग्रुप की हम बात करेंगे। एल्डिहाइड भी है यहाँ पर, कीटोन भी है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। तो यहाँ पर क्या करोगे? देखो रिएक्शन ढेर सारी है, भर भर के हैं। डिस्टिंग्विश टेस्ट भी इस चैप्टर से बहुत आते हैं। तो मैं आपको वो इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता देती हूँ कि जो आपको करनी ही करनी है, जिनको आप छोड़ के बिल्कुल जा ही नहीं सकते। अगर छोड़ के गए तो समझो आप 12th कर ही नहीं रहे हो, है ना। तो एल्डिहाइड और कीटोन में आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर लेंगे जिसमें एसिटल एंड हेमी एसिटल फॉर्मेशन होता है, और कीटोन के केस में कीटल होता है। साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, HCN के साथ रिएक्शन, NH2OH के साथ रिएक्शन, ऑक्सिम फॉर्मेशन। और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे, और बहुत अच्छी सी रिएक्शन है ये, सेपरेशन में यूज होती है कार्बोनाइल और नॉन कार्बोनाइल कंपाउंड की। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये आपको 1 2 3 4 4 रिएक्शन तो ये करनी है। उसके बाद आप आ जाओ डिस्टिंग्विश टेस्ट। डिस्टिंग्विश टेस्ट पे मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, डिटेल में आपको पढ़ाया है कौन क्या क्या करता है। जाकर वीडियो देखेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी मैं। टॉलेंस, फेलिंग एंड हेलोफॉर्म रिएक्शन करके जाएंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट। एक क्वेश्चन बनेगा, ये गारंटी वाले क्वेश्चन है, ये गारंटी वाले क्वेश्चन है भाई। गारंटी वाले क्वेश्चन मैं आपको अलग से बता रही हूँ, जिनमें 101% श्योरिटी की आएगा। दो मिसलेनियस रिएक्शन है, एल्डोल एंड कैनिजारो। एल्डोल जहां पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, कैनिजारो वहां होती है जहां अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होती है। दोनों को पढ़कर जाएंगे। साथ में कुछ नेम रिएक्शन से बेटा ये करके जानी है, जैसे कि हेल्वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन एसिड की रिएक्शन है, और रोजनमुंड, स्टीफंस, इटार्ड्स, क्लीमेंशन एंड वुल्फ किश्नर रिडक्शन। ये आपको इतनी नेम रिएक्शन करके जानी है इस चैप्टर के अंदर। ये कर गए तो समझो बस हो गया, ये कर गए तो समझो बस हो गया। लेकिन ये पोर्शन छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ये छोड़कर जाएंगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर ये करके जाएंगे तो बिल्कुल गारंटी देती हूँ आपको, क्वेश्चन मिलेगा, 100% क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। तीन वाले चैप्टर में से आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको देखना है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाते हैं। 3HCl से बनाते हैं, FeHCl से बनाते हैं, और FeHCl क्यू बेस्ड मेथड होता है। पहली ही रिएक्शन दे रखी है NCERT के अंदर, पढ़ेंगे वहां से और इस रिएक्शन को करके जाएंगे। साथ में हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन करके जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है? डिग्रेडेशन हो जाता है इसका एमाइड का, और एमीन बन जाता है। कार्बिल एमीन टेस्ट करके जाएंगे। 1 डिग्री एमीन को टेस्ट करने के काम आता है कार्बिल एमीन टेस्ट। फाउल स्मेल आती है, इंपॉर्टेंट है, डिस्टिंग्विश टेस्ट है, ये करके जाएंगे। साथ में आपको पता है कि जो अमोनिया, एमीन, एनिलीन, जो नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो बेसिक होते हैं नेचर में। इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर पढ़ के आएंगे। एक्वस में सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है, और गैसियस में, गैसियस अगर फेज है तो टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक होता है। इसको डिटेल में करेंगे, और इसी पर ही एक एग्जाम्पल दे रखा है 13.4, बेटा करेंगे इसको। साथ में एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एनिलीन की रिएक्शन। एनिलीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन और फिडेलक्राफ्ट, ये 3 रिएक्शन एनिलीन की पढ़ेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। और सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट डाइएजोटाइजेशन से बनता है, इसका प्रिपरेशन और इसकी रिएक्शन, ये नहीं छोड़ के जाना है। 100% वाला क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से। 100% कन्वर्जन में आए, रिएक्शन में आए, और या फिर आपको लिखकर वैसे दे क्वेश्चन कोई, तो आपको ये करके जाना है। हर एक चैप्टर के अंदर ऐसा कोई टॉपिक होता है जो 100% वाला होता है, तो यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस 100% वाले क्वेश्चंस को बनाती हैं। ठीक है, तो हो गया एमीन्स, और एमीन्स के बाद हमारा बचा एक लास्ट चैप्टर जो है बायोमोलिक्यूल्स। तो देखते हैं उसमें हमने क्या क्या करना है। लास्ट चैप्टर है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बायोमॉलिक्यूल। बायो से रिलेटेड चैप्टर है, तो बच्चों को बड़ा बेकार लगता है, जो मैथ्स वाले बच्चे होते हैं उन्हें लगता है कि अब लो यार बायो भी पढ़नी पड़ेगी, पर ये चैप्टर बिल्कुल फ्री के नंबर देता है। रट्टे मारने हैं आपको यहाँ पे, जस्ट रट्टे मारने, जस्ट एक बार आपको याद करना है, पढ़ना है, रिवाइज करना है उसको, और हो गया। कोई न्यूमेरिकल नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर पहले आप देखेंगे कि कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग है, दोनों में डिफरेंस है। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन सी होती है और उनके एग्जाम्पल ये करेंगे। साथ में ग्लूकोज की 5-6 रिएक्शन दे रखी हैं, ठीक है, HI और फॉस्फोरस के साथ दे रखी है।
साथ में आपको एक्वस Br2 के साथ दे रखी है, कॉन्सेंट्रेटेड NO3 के साथ दे रखी है, NH2H के साथ दे रखी है। तो ये जो 5-6 रिएक्शन है ये करके जानी है आपको, जिसको हम स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन भी कहते हैं। उसके बाद विटामिन करेंगे, उसमें इतना ही है, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी होती है और ग्लूकोज की रिएक्शन। उसके बाद विटामिन करेंगे, 2 तरह के होते हैं ना, एक तो फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। तो इनके टाइप कर लिया आपने, टाइप करने हैं, प्लस इनकी बीमारियां कर लेनी है भाई, इनकी कमी से क्या क्या बीमारियां होती है, डिजीज कर लेनी है इसकी। विटामिन में इतना करना है। एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, टेबल भी बता देती हूँ मैं कि आपको कौन सी टेबल करनी है। वेट अ मिनट, ये है आपकी टेबल 10.3, टेबल 10.3 करके जानी है आपको। बस ये टेबल कर लो विटामिन के केस में, और ये देख लो कौन सा फैट सॉल्युबल है और कौन सा वाटर सॉल्युबल है। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है, डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस है, फाइब्रस और ग्लोबुलर प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, ये 3 डिफरेंसेस करके जाने हैं। ये 3 डिफरेंसेस आपको करके जाने हैं। लास्ट में पढ़ के जाना है ज्यूटराइन क्या होता है, इतना पढ़ लो बस, इतना तो पढ़ सकते हो, छोटे छोटे से चीजें आते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से 1-1 नंबर के 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप कर पाओगे, ठीक है। ज्यूटराइन कर लेंगे। अगर आप इसके अलावा भी आप कर सकते हो तो 3 बॉन्ड के नाम और याद कर ले। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट होता है, और जो न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए में, इनमें होता है आपका फॉस्फो डायस्टर लिंकेज। ये 3 लिंकेज और याद कर लें, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप कर सकते हो तो ये कर लें। अब यहाँ 100% वाला क्वेश्चन कौन सा है, विटामिन। ये 100% वाला क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं जाना, छोड़ कर नहीं जाएंगे, एक क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से। तो इस तरह से हमने बात करी कि कौन से चैप्टर में से क्या क्या चीजें आएंगी, साथ में 100% वाले क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में से विटामिन छोड़कर नहीं जाना है। एमीन्स में से आपको क्या छोड़कर नहीं जाना है, डायजोनियम सॉल्ट के क्वेश्चन छोड़कर नहीं जाने हैं, ठीक है। और सॉल्यूशन वाले चैप्टर में से क्या नहीं छोड़ना है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, वहां से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। केमिकल काइनेटिक्स में से क्या इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपको 0 ऑर्डर और 1st ऑर्डर काइनेटिक्स बताया है वो इंपॉर्टेंट है, वहां से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। T½ का न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई। अगर आप इतना पोर्शन 100% अपना देंगे, इतना पोर्शन आप करके जाते हैं, ये क्वेश्चंस आप करके जाते हैं, तो आपको डेफिनेटली अपने एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे और आप एक अच्छे मार्क्स लेकर आओगे और फिर हमें याद करोगे। इसी तरह से आप इन वीडियोस को देखते रहिए, और इनसे रिलेटेड जितनी भी आपको रिक्वायरमेंट है, कि जैसे आपको मैंने बोला कि आप टेस्ट देख लीजिए या कुछ देख लीजिए, उनके सारे जो लिंक हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अदरवाइज चैनल पर जाकर आप अपनी सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए बेटा और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हेलो।